सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज हम वसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने पत्रों के महत्व को बताया है कि पत्रों का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं। आज वर्तमान में भले ही पत्रों की उपयोगिता कम हो गई है या यूँ कहें कि समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी सरकारी कामकाज से संबंधित और व्यापारिक पत्र आज भी लिखे जाते हैं। पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन कला है। मानव जीवन में पत्र लेखन का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा मानव अपने मनोभावों एवं अपने विचारों को सहज रूप से व्यक्त करता है और जो खुशी, जो आनंद हमें पत्र देता है, वह आनंद, वह खुशी हमें आज का आधुनिक संचार का जो साधन है वह नहीं दे सकता। पत्र के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक सरलतापूर्वक पहुंचा सकते हैं, अपने मनोभावों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। पत्रों का अपना स्थायित्व गुण होता है। इसे सुख दुख के दस्तावेज के रूप में संजो कर लंबे समय तक रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। यह प्रेषक और पाठक के बीच एक सेतु निर्माण का कार्य करता है, जो भावों और विचारों के परस्पर आदान प्रदान में सहायक होते हैं। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। बोले कि पत्रों का जो सिलसिला है लेखन कार्य का, जो इनका समय है, इनकी दुनिया अजीबोगरीब है और हमेशा से पत्रों की उपयोगिता बनी रही है। जो काम पत्र कर सकते हैं वह काम आज का आधुनिक संचार का साधन नहीं कर सकता। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जो जिस पे मैसेज, संदेश हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें उतना सुख नहीं देते हैं। हज़ारों मैसेज आते हैं, कौन पढ़ता है, कौन जवाब देता है। लोग इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं। दिन भर में इतने मैसेज आते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही इनका नाम अलग अलग हो। बोले मानव विकास की सभ्यता के साथ साथ पत्र लेखन का भी विकास सिलसिला आगे बढ़ता रहा। किस तरह से मानव की सभ्यता विकसित हुई और पत्रों का आदान प्रदान, पत्रों को भेजने का काम शुरू किया गया। जो सुख, जो संतोष पत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वह सुख, वह संतोष हमें दुनिया का कोई भी संचार साधन नहीं दे सकता। पत्र हमें एक सहज आनंद की अनुभूति कराते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पत्र को जाना जाता है, पर सबके भाव एक हैं। सब में भाव एक है, नाम भले ही अलग अलग हो।
पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम भले ही विविध हों, पर जो पत्रों का भाव है, पत्रों का जो सहज आनंद की अनुभूति है, वह सब जगह एक सा है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। बोल रहे हैं कि पत्र जो है वह हमारे यादों को हमारे धरोहर के रूप में सहेज कर रखते हैं। जैसे हम किसी धरोहर की हिफाजत करते हैं, वैसे ही पत्र भी हमारी यादों को सहेजते हैं। घर में कोई हमारे पिताजी दादाजी का कोई पत्र आपको मिल जाए, आप जैसे ही उस पत्र को पढ़ते ही आप अपने दादाजी या पिताजी से पूछोगे कि यह पत्र आपने लिखा कैसे। जैसे वो देखेंगे, वह घटना, वह दिन उनके सामने जीवंत हो उठेगा। बरसों पुरानी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद वह घटना वहाँ जीवंत हो जाएगा। ऐसा संतोष हमें मोबाइल फ़ोन पे जो मैसेज आता है वह देगा? नहीं दे सकता। जो सुख, जो आनंद की अनुभूति मोबाइल फ़ोन पे हमें नहीं मिलता है, वह हमें पत्रों से मिलता है। पत्र से हमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। हर किसी को पत्र लिखना नहीं आता है, सबका पत्र लेखन की एक कला होती है। और किसे हम पत्र लिख रहे हैं, भाई किसी सरकारी कार्यालय में लिख रहे हैं, तो हर पत्र का एक सीमित दायरा होता है और उसी दायरे के अंदर रह के हम पत्रों को लिखते हैं। दुनिया भर में ऐसे रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं, एक दूसरे के ठिकाने तक पहुंचते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जब यह बात उस समय की है, अरविंद कुमार जी ने लिखा कि जब इतने साधन नहीं थे, संचार के इतने साधन नहीं थे, तब जो है पत्रों का यह जो क्रम है वह करोड़ों लोगों को पत्र तलाशते हुए उनके स्थान पर जाते हैं। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आज नहीं, आज वर्तमान में नहीं कह सकते, वर्तमान में कम हो गया है, पर जब यह पाठ लिखा गया उस समय की बात है। सन 1980-85 के पहले की बात, 90 दशक के पहले की बातें हैं ये। तो उस समय जो है करीब करीब रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाकघर में डाली जाती थी, जो यह बताती हैं कि किस तरह से पत्र का महत्व है, क्या अहमियत है पत्र का। सारे कार्य पत्र के माध्यम से निर्भर होते थे। पैसे भेजने तक का काम पत्र के माध्यम से किया जाता था। आज तो नेट बैंकिंग हो गया है, सब बैंक एक दूसरे से जुड़ गए हैं नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पर पहले नहीं जुड़े थे। पहले पैसे भेजने हो राजस्थान से दिल्ली या कहीं, तो पत्र डाक के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता था, या डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता था, डीडी बनवा के उसको भी पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री किया जाता था। तो पत्र का कितना अहमियत है, कितना अस्तित्व है हमारे लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या तेज घोड़े रहे। पत्र जो है राजा महाराजाओं के शासनकाल से ही भेजते थे। जैसे कोई सूचना भेजनी रहती थी तो उस समय डाकिया जैसे आज पत्र लेकर घर घर जाता है, वैसे उनके हरकारे होते थे, संदेशवाहक होते थे। वे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते थे। तेज़ दौड़ने वाले घोड़े, मतलब उस घोड़े पर बैठ के वह राजा का संदेश एक देश से दूसरे देश में लेकर जाता था। कहीं कहीं ऐसी भी बातें आती हैं कि कबूतर के माध्यम से भी पत्रों का आदान प्रदान किया जाता था। क्या सही है क्या नहीं, इस बात
को हम तो कुछ प्रामाणिकता के साथ नहीं प्रस्तुत कर सकते, पर ऐसा कहीं कहीं मिलता है। तो पत्रों का यह जो दौर है यह बहुत पहले से ही हमारे देश में है। जब इतने साधन नहीं थे तब जो है हरकारे, रनर्स, तेज दौड़ने वाले घोड़े इनके माध्यम से पत्रों का संचालन होता था। धीरे धीरे हम आज़ाद हुए, विकसित होते गए, पहिए का आविष्कार होता गया, रेलवे, बस, ट्रक इत्यादि का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पत्र का, जब रेलवे का विस्तारीकरण हुआ तब संवाद तीव्र गति से पहुंचने लगा। तार, धीरे धीरे टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, धीरे धीरे सब आते गए, आधुनिक साधन आते गए और सब हमारे संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करने लगे। किस तरह से जो है पत्र का यह सिलसिला, यह क्रम चलता रहा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बोले कि जो पिछली शताब्दी मतलब पहले जो पत्रों का लेखन कार्य था उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और पत्रों को एक सही दिशा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। आज आप पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आपको आज भले ही अनौपचारिक पत्र का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया है, पर औपचारिक पत्र का महत्व आज भी है। सरकारी कामकाज में, स्कूल में एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आज भी फॉर्मल लेटर का प्रयोग किया ही जाता है। बिजली विभाग में कंप्लेन करना, कुछ भी करना है तो आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए, सुदृढ़ मजबूती प्रदान करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्रों को शामिल किया गया, जिससे पत्र लेखन सुदृढ़ हो, मजबूत हो। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बोल रहे हैं कि भारत, ऐसा नहीं केवल भारत में ही पत्र लेखन का कार्य हो रहा है, नहीं, भारत के अलावा दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहाँ पे पत्र लेखन का कार्य किया जा रहा है, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व डाक संघ ने भी पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए अनेक काफ़ी प्रयास किए। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजित कराना, प्रतियोगिताएं करवाना, और यह सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। किस तरह से जो है पत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, पत्रों को बढ़ावा दिया जाए, पत्र लेखन संस्कृति को विकसित किया जाए। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। बोल रहे हैं कि जब धीरे धीरे रेडार, टेलीफोन, वायरलेस इत्यादि का आविष्कार हो गया तो जो बड़े बड़े शहर हैं, देश के महानगर हैं, उन जगहों पे संचार के साधन ने तेज़ी से पांव पसारा। जिससे पत्रों की आवागमन प्रभावित हुआ। भाई आधुनिक संचार के साधन आ गए तो पत्रों का आना जाना कम हो गया। लोग फ़ोन पे ही बात कर लेते थे, टेलीफोन पे बात कर लेते थे, पर जो गांव का दूर दराज इलाका
वह आज भी जो है चिट्ठियों के माध्यम से ही चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे इन संचार साधनों का विकास होता जा रहा है, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब के विकास, इन सब के आने की वजह से चिट्ठियों का जो आवागमन था वह ठप हो गया एक तरह से। पर आज भी सरकारी कामकाज की चिट्ठियाँ, व्यापारिक डाक की जो चिट्ठियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी क्रांति मोबाइल के आने की वजह से हो गई। जब मोबाइल संचार का साधन आ गया तो इसके आने की वजह से जो है पत्रों का आवागमन एक तरह से ठप हो गया, रुक सा गया। लोग जो बातें फ़ोन पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे कर लेते हैं, उतना उनको नहीं लगता कि चिट्ठी लिखें और भेजें। पर आनंद की असली अनुभूति जो है पत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। बोल रहे हैं कि पत्रों का जहाँ तक सवाल है, पत्र लेखन कला का जहाँ तक सवाल है, अगर हम गहराई तक जाएं और यह देखें कि ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो, या जिनको कभी किसी ने पत्र नहीं लिखा हो, पत्र का जवाब नहीं दिया हो। ऐसे बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर लोग हैं जो पत्र पढ़े हैं, पत्र का जवाब दिए हैं, पत्र लिखे हैं, या जिसने कभी पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो, ऐसे बहुत कम हैं। सबके जीवन में ऐसा समय आया ही है। पत्रों का किस तरह से लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सुदूर सीमा पे तैनात जो हमारे सैनिक भाई हैं, किस तरह से उन्हें पत्रों का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। एक बॉर्डर फिल्म बनी थी जिसमें डाकिया जब पत्र लेके जाता है और उस पत्र को सब सैनिक भाई पढ़ते हैं। एक फिल्म में एक गाना दर्शाया गया है, एक गीत के माध्यम से फिल्मकार ने उस दर्शाया है कि पत्र की क्या उपयोगिता है। संगीत गीत के माध्यम से भी पत्रों की उपयोगिता को बढ़ावा दिया गया है। वो संदेशे आए हैं तो कैसे संदेशे आए हैं? पत्र के माध्यम से। सीमा पे सुदूर जो सैनिक तैनात हैं, जहाँ पे कोई उपकरण नहीं, कोई साधन नहीं, उनका एकमात्र सहारा पत्र है। उनसे पूछो कि उनके लिए पत्र की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। एक समय था, एक ज़माना था 90 के दशक की बात, कि लोग पत्रों का कैसे बेसब्री से, बेचैनी से इंतज़ार किया करते थे। अब पत्र आएंगे, पत्र का जवाब देते थे, फिर पत्र आते थे। वह एक दौर था, वह एक समय था, पर अब वह बात नहीं रही। 24 घंटे लोग फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, दिन भर में 4 बार फ़ोन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो? हाँ, खाना खा लिए। और क्या करो? एक ही सवाल जब फ़ोन करो तब वही एक ही सवाल बार बार रिपीट किया जाता है। पर पत्र में आदमी झल्ला जाता है कभी कभी फ़ोन के उपयोग से, पर पत्रों में ऐसा नहीं था। पत्रों में इंतज़ार रहता था, फ़ोन में इंतज़ार नहीं है। फ़ोन में आदमी परेशान है। किसी किसी का फ़ोन आता है तो लोग देख के ही इरिटेट हो जाते हैं, परेशान, अरे फ़ोन आ गया, कैसे बात करें। या किसी को पकड़ा देते हैं, बोल दो अभी नहीं है, बाद में बात करना, इग्नोर कर देते हैं उनको। पर पत्रों में ऐसा नहीं था। संचार साधन आने की वजह से हमें सुविधाएं तो बहुत हुई, पर इन सुविधाओं का दुरुपयोग भी हुआ। जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद
है उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कोई भी चीज़ है एक आधार तक ही रहे तो ज़्यादा सही है। जब हम उनका ज़्यादा दोहन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारे लिए वह नुकसानदायक हो जाती हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। बोले परिवहन विभाग और अन्य साधनों की वजह से, विकास की वजह से जो है दूरियां बहुत घट गई हैं। चंद मिनट में ही लोग फ़ोन लगाकर बात कर लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे विदेश जहाँ बात करनी हो। पर पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन पत्र था, चिट्ठी थी। आज तो अनेकों साधन हैं। आज वर्तमान में पत्र लेखन के लिए अनेकों साधन हैं, पर उस समय ऐसे अनेकों साधन नहीं थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पूरे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से परिवार आपको देखने को मिलेंगे कि जो अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों की जो चिट्ठियां हैं उन्हें सहेज कर, संजो कर, बड़ी हिफाजत से एक विरासत के रूप में रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी सब पत्रों का आदान प्रदान किया करते थे। वह एक ऐसा दौर था पत्रों का। महात्मा गांधी को देश विदेश से पत्र आते थे और वह उन पत्रों का जवाब भी देने में बड़े मुस्तैद थे। पत्र मिलता था और तुरंत पढ़ते थे और उसका जवाब देते थे। दोनों हाथों से लेखन कार्य करते थे। उनके एक सहयोगी थे महादेव भाई देसाई जी। जब गांधी जी दोनों हाथ लिखते लिखते उनका थक जाता था तो महादेव भाई देसाई जी पत्र लिखते थे। किस तरह से जो है पत्र की उपयोगिता रही उस समय। आज इन्हीं पत्रों को संकलित करके हिंदी साहित्य की एक पत्र लेखन विधा, एक डायरी विधा का आविष्कार हुआ, खोज हुआ। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बोले अगर आज जैसे फ़ोन है, टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सअप, इस पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, अगर यह उस समय ही रहता, देश में आज़ादी के देश अगर आज़ाद नहीं हुआ रहता और ये सब सारी चीज़ें रहती तो क्या देश आज़ाद हो पाता। लोग मैसेज ही भेजते, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज़ देश छोड़कर वापस भाग जाएं। अगर ऐसे साधन होते तो महात्मा गांधी अपने जो पुत्री को पत्र लिखे, इंदिरा गांधी को, तो उस पत्र का संकलन, जो किताब छपी पिता के पत्र पुत्री के नाम, वो किताब नहीं छपती। करोड़ों लोग उसको पढ़े, उससे प्रेरणा लिए, तो नहीं लोग पढ़ते, नहीं प्रेरणा मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को आप भूल भी जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। बोल रहे हैं कि जो पत्र है आप उसे संजो कर रख लो, पर मोबाइल फ़ोन पे जो मैसेज आता है उसको कितने दिन तक आप सहेज कर रख सकते हैं? 1 साल, 1 महीना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ज़्यादा समय तो संजो कर रख नहीं सकते। रखेंगे भी तो आप उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं होती है। इतने सुविचार, इतने सब मैसेज आते हैं, कौन पढ़ता है, कौन जवाब देता है? कोई नहीं देता है। पर जो सुख, जो संतोष हमें पत्र देते हैं, वह सुख, वह संतोष दूसरे साधन हमें नहीं देते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें बनी। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब कि जो पत्र बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े पत्रकार, यहाँ तक कि जो अंग्रेज़ सरकार थी, वे सब भी अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे। बाद में उन्हीं पत्रों को इकट्ठा करके संकलित करके बड़ी बड़ी किताबें बनाई गई, बड़ी बड़ी पुस्तकों का निर्माण हुआ। तो यह पत्र जो है यह साबित करता है कि वह कितना, उसका आधार कितना मजबूत है, उसका ढांचा कितना मजबूत है। वह अपने संग्राम की कहानी बताता है, अपने मजबूती का आधार बताता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, गांधी जी को हजारों पत्र आते थे देश दुनिया से, जहाँ रहते थे पत्र उनके पास पहुँच जाते थे और वे उन पत्रों का जवाब भी दिया करते थे। ऐसा नहीं कि केवल गांधी जी के साथ ही ऐसा था। उस दौर में जितने भी महान दिग्गज लोग थे, सबको ऐसे पत्र आते थे। देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम महान नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। बोला कि जैसे महात्मा गांधी हुए, उनके अलावा भी ऐसे तमाम नायक थे जो पत्रों का आदान प्रदान किया करते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन पत्रों का, उन महान नायकों के पत्रों का फ्रेम करवा करके अपने घरों में उसको लटका कर रखे हैं। उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बोलने कि पत्रों का जो दौर है, उन पत्रों के दौर में न जाने कितनी ऐसी किताबें लिखी गईं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। बोल रहे हैं कि पत्र जो है वास्तव में किसी दस्तावेज से कम नहीं है। सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम, निराला के पत्र हमको लिखे हैं। अनेक ऐसे महान साहित्यकारों के पत्र आज एक पुस्तक का रूप ले लिए हैं, एक किताब का रूप ले लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, इनके बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ वह भी एक पुस्तक का रूप लिया। सन 1915 से 41 के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ वह उन पत्राचार का भी संग्रह प्रकाशित हुआ। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है। इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र पहले घोड़े हर या तेज दौड़ने वाले घोड़े, हरकारे इत्यादि के माध्यम से पत्र जाते थे, पर जो पत्र लेखन का वैसे दौर बहुत प्राचीन है हमारे देश में, लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी के बाद पत्र लेखन का सिलसिला बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा और निरंतर आगे
बढ़ता गया, चलता गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा गुडविल, सबसे ज़्यादा अच्छाई डाक विभाग की है। जो छवि है समाज में, वह डाक विभाग की छवि सबसे ज़्यादा है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। अच्छाई होने का, गुडविल, अच्छी छवि समाज में क्यों है? क्योंकि यह समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो पत्र हैं, यह समाज को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग की पहुंच आज घर घर तक है। गांव में, सुदूर गांव में डाक विभाग की पहुंच सबके दरवाजे दरवाजे तक है। गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस, डाकघर, डाकखाना आपको मिल जाएगा। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। कुछ भी, कितना हो हम आधुनिकता को अपना लें, कितना हो आधुनिक साधन को अपना लें, पर पत्रों का अस्तित्व, डाक विभाग की जो छवि है, डाक विभाग पर जो भरोसा है, वह आज भी बरकरार है। कोई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है तो लोग डाक विभाग से ही पूछते ही भेजते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, बता रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो आलीशान बंगलों में रहते हों या झोपड़पट्टी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, जंगलों से जो घिरे गांव हैं, समुद्र के तट पे जो मछुआरे हैं या फिर रेगिस्तान में जो घर बने हैं, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार उनको होता है। आज भी उन्हें पत्रों का किस तरह से बेसब्री से इंतज़ार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। आज भले ही पत्रों का दौर धीरे धीरे समाप्त हो गया, या हम कहें कि लोग पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन जो डाकघर की गुडविल है, डाकघर की जो अच्छाई है, आज भी लोग डाकघर में दूसरे कामों के लिए, पैसा जमा करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए जाते हैं। उनको लगता है कि पैसा हम जमा करेंगे डाकघर में तो हमारा सुरक्षित है, वहाँ से कहीं पैसा हमारा नहीं जाएगा। भले ही पत्रों के लिए ना जाएं, पर अन्य कार्य के लिए तो लोग डाकघर के दरवाज़ों तक पहुँचते ही हैं। और आज डाक विभाग की, डाकघर की बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अभी ऐसे जहाँ संचार के साधन नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या है, लोग मनी ऑर्डर के माध्यम से ही पैसे भेजते हैं और उनके घर गृहस्थी का काम वह मनी ऑर्डर के द्वारा ही होता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो डाकिया चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जाता है, उसे लोग देवदूत के समान, देवता के दूत के समान मानते हैं कि भाई यह हमारे अर्थव्यवस्था का एक अंग है, हमारे लिए इनका क्या महत्व है, यह दर्शाते हैं लोग। यह है पत्रों का दौर, यह है पत्रों का हमारे जीवन में उपयोग। और डाकघर की क्या उपयोगिता है, हमने देखा इस पाठ में कि किस तरह से लेखक अरविंद जी ने साफ तौर पे बताया कि पत्रों का दौर किस तरह से था और हम किस तरह से जो है पत्रों का आदान प्रदान किया करते हैं, किस तरह से पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है जिससे हम विभाजित नहीं कर सकते। जो सुख, जो संतोष, जो आनंद हमें पत्र के माध्यम से प्राप्त होता है, वह आज का संचार साधन हमें नहीं दे सकता। इसलिए पत्र लेखन और पत्र की उपयोगिता सदैव से बनी आ रही है और आगे तक इसकी उपयोगिता रहेगी। और रही बात डाकघर
तो डाकघर में अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं कि लोग अनायास ही उन योजनाओं से आकर्षित होकर के वहाँ जाते रहते हैं। इस तरह से इस पाठ में हमने पत्रों का और डाकघर की भूमिका को देखा, किस तरह से हमारे मानव जीवन में उनका महत्व है, उनकी उपयोगिता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।